ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हमने एक्सचेंज रेट कैलकुलेटर की HTML और CSS कंप्लीट कर ली थी। होपफुली आप लोगों ने इस पे काम किया हो। मेरी एप्लीकेशन से ज़्यादा कुछ बेहतर बन गया हो, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम इसमें लगाया है क्लास के अंदर, और आप लोगों के पास आई थिंक पूरे 2 हफ्ते थे शायद। तो होपफुली आपने अच्छे कुछ UIs बनाए हो। अच्छा, तो अब हमने जावास्क्रिप्ट के ऊपर शिफ्ट करना है इस वाले प्रोजेक्ट के लिए। तो क्विकली हम देख लेते हैं कि हमने एक्चुअली में करना क्या है। तो इसको मैं क्रोम में खोल लेता हूँ। और अच्छा, तो हमने करना क्या है कि हमने ये ड्रॉप डाउन्स बना ली थी। यहाँ पर हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं जिसमें हम डॉलर अमाउंट या जो भी करेंसी सेलेक्टेड है उसका अमाउंट ऐड करेंगे, और ऑटोमेटिकली हमें जो भी सेलेक्टेड करेंसी है जिसमें कन्वर्जन करनी है उसका उसकी आउटपुट हमें चाहिए। ठीक है, जैसे 1 USD अगर है तो हमें एक्सचेंज रेट गेट करना है कहीं से, और फिर हमने एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई करके आउटपुट फिगर बताना है कि कितना हमें रिटर्न आना चाहिए कन्वर्जन के बाद। ओके, तो अब सवाल ये बनता है कि ये एक्सचेंज रेट कहाँ से आएगा। और क्योंकि एक्सचेंज रेट्स तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक फिक्स अमाउंट रख दें और उसी को चलाते रहें, और फिर अगर चेंज होता है तो हम मैन्युअली उसको चेंज कर दें। राइट, तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा काफ़ी। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और API फॉर शॉर्ट। APIs क्या होती हैं कि एक कम्युनिकेशन चैनल होता है बेसिकली, कि दो एप्लीकेशंस को कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो जैसे एक हमारी ये वाली एप्लीकेशन है एक्सचेंज रेट कैलकुलेटर, और एक एप्लीकेशन होगी जो एक्सचेंज रेट का डेटाबेस होगा। ठीक है, तो जो एक्सचेंज रेट का डेटाबेस होगा उससे हमने कनेक्ट करना है, और ताकि हमें अप टू डेट जो भी लेटेस्ट एक्सचेंज रेट है वो मिल जाए। राइट, तो ये अचीव करने के लिए हमें API की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली एक ब्रिज होता है बिटवीन टू एप्लीकेशंस। तो एक एप्लीकेशन हमारी हो गई एक्सचेंज रेट कैलकुलेटर, जिसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, बीच में ब्रिज आ जाएगा एक, और दूसरी एप्लीकेशन आ जाएगी ब्रिज के दूसरे साइड पे, जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो APIs को हम डिटेल में आगे चल के कवर करेंगे मॉड्यूल B के अंदर, जब हम APIs को डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम APIs को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो API को हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो अच्छा, एक और भी चीज़ है, APIs दो तरह की होती हैं। एक होती है REST API, और एक होती है GraphQL API। GraphQL API नई APIs हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है। उसको हम बूट कैम्प के अंदर जाके सीखेंगे। फ़िलहाल हम लोग REST API पे रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी मार्केट अभी भी REST API के ऊपर है। जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कंपनीज हैं वो GraphQL API पे आ गई हैं, लाइक गूगल, फेसबुक, एप्पल वगैरह GraphQL यूज़ कर रहे हैं। बट मेजॉरिटी जो स्मॉल कंपनीज हैं वो REST API यूज़ कर रही हैं स्टिल। अगर किसी को इंटरेस्ट है ग्राफ क्यूएल एपीआई के अंदर, तो यू कैन स्टडी ग्राफ डेटाबेसेस। कुछ आप लोगों में से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो यू शुड लुक एट ग्राफ डेटाबेसेस, मतलब फर्दर एडवांसमेंट के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जो सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस होती हैं वो यूज़ करती हैं बेसिकली, जहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है डेटा के बीच में, जहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक अकाउंट है, उसमें यू हैव फ्रेंड्स कनेक्शन राइट, और रिलेशनशिप्स हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए एट सच अ स्केल बिलियंस ऑफ यूजर्स के ऊपर स्केलेबिलिटी करना और परफॉर्मेंस मेंटेन रखना, तो उसके लिए ग्राफ डेटाबेसेस यूज होते हैं। तो फेसबुक हो गया, या कोई सा भी सोशल नेटवर्क है जहाँ पर रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन यूजर्स और बिटवीन डेटा, उसके लिए ग्राफ डेटाबेसेस यूज होते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है ग्राफ क्यूएल एपीआई। ऑलराइट, तो इनफ अबाउट GraphQL API। हम लोग फोकस कर रहे हैं REST API के ऊपर। एंड इस वक्त सिर्फ REST API को यूज़ करना।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक यूआई बना लिया। अब हमें चाहिए एक ब्रिज जिससे हम कनेक्ट कर सकें किसी थर्ड पार्टी सर्विस से जो हमें रियल टाइम कन्वर्जन रेट्स दे सके। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन कॉल्ड fetch, FETCH। fetch यूज़ करते हैं, उससे हम HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी भी डेटाबेस को या किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को, और डेटा गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए हमें एक एंड पॉइंट की ज़रूरत है जिससे हम रियल टाइम में एक्सचेंज रेट्स गेट कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू गूगल, और एक ज़्यादा भी होंगे बट द वन आई पिक्ड आउट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट एपीआई। तो एक्सचेंज रेट एपीआई .com ये वाली है। यूआई अपडेट हो गई इनकी, खैर। ओके, तो एक्सचेंज रेट एपीआई हमारे पास ये आ गई है। इसके अंदर हमारे पास एपीआई एंड पॉइंट्स में जब अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स में जाते हैं, स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट, स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट एपीआई एंड पॉइंट। ओके, तो ठीक है। ओके, ओवरव्यू देख लेते हैं। आवर स्टैंडर्ड एपीआई एंडपॉइंट इज द easiest and fastest way to access our exchange rate data. It's available on all plans including free. तो इनके पास कुछ प्लान्स हैं, प्लान्स भी देख लेते हैं। फ्री, प्रो एंड बिजनेस। ठीक है, फ्री प्लान में हमारे पास ओके जो एक्सचेंज रेट है वो दिन में एक बार अपडेट होता है, और आप एक, आई थिंक दिस इज पर मंथ है, आई थिंक मंथ में आप 1,500 रिक्वेस्ट इस फ्री एंड पॉइंट पे भेज सकते हैं। ठीक है, फ्री अकाउंट पे। फिर अगर आप अपग्रेड करते हैं कि आपको वंस अ डे आपके लिए इनफ नहीं है, आपको एवरी 60 मिनट्स अपडेट चाहिए, और आपको 30,000 रिक्वेस्ट तक चाहिए महीने में, तो आप प्रो अकाउंट पे जा सकते हैं विच इज़ $10 अ मंथ। एंड देन अगर आपको बिजनेस अकाउंट चाहिए, मे बी आपका एक्सचेंज जो मनी एक्सचेंजर टाइप का कुछ है, तो उस टाइप की अगर कोई आप ऑनलाइन सर्विस बना रहे हैं तो आप ये एपीआई यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक्सचेंज रेट एवरी 5 मिनट्स अपडेट होगा और महीने में आपको 100,000 रिक्वेस्ट मिल सकेंगी। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट अ प्लान। जो भी एपीआईज होती हैं उनके पास उनकी जो प्राइसिंग होती है नॉर्मली। ठीक है, ज़्यादातर एपीआईज फ्री सर्विस ऑफर करते हैं जिसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, और डेवलपमेंट लेवल या स्मॉल स्केल एप्लीकेशन उसमें आप फ्री में भी चला सकते हैं, और फिर जैसे आप ग्रो करते हैं तो फिर वो चार्ज करना शुरू करते हैं। राइट, तो दैट्स इट। हम लोग फ्री अकाउंट में रहेंगे। अगर आप में से कोई प्रोफेशनल एक्सचेंज पे जा रहा होगा तो देन यू कैन परचेस इट, राइट। ओके, तो अच्छा यहाँ पर और क्या कह रहा है कि चूज योर बेस करेंसी एंड द स्टैंडर्ड एंड पॉइंट विल सिंपली रिटर्न द कन्वर्जन रेट्स फ्रॉम योर बेस करेंसी कोड टू all the others we support in an easy to parse JSON format. ओके, तो क्या कह रहा है ये कि जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम अपनी करेंसी बताएंगे कि हमारी कौन सी करेंसी है जिससे हमने कन्वर्जन करनी है। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये एंड पॉइंट हमें बाकी सारी करेंसीज के एक्सचेंज रेट्स बता देगा। ठीक है, तो एक तो ये है स्टैंडर्ड। फिर पेयर कन्वर्जन में क्या कह रहा है ये कि आपके पास यूजफुल फॉर एप्लीकेशंस वेयर यू जस्ट वांट टू कन्वर्ट बिटवीन टू स्पेसिफिक करेंसीज। ठीक है, जैसे हमारी एप्लीकेशन, राइट, हमारी एप्लीकेशन में हम क्या चाह रहे हैं कि दो करेंसीज हैं हमारे पास और इनकी आपस के एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो हमें पेयर कन्वर्जन चाहिए। स्टैंडर्ड में क्या होगा कि जैसे अगर हमने यूएसडी प्रोवाइड किया तो हमें सारी करेंसीज की एक्सचेंज रेट्स मिल जाएंगे। तो अगर फर्ज करें हमने एक्सचेंज रेट कैलकुलेटर नहीं, अगर हमें एक्सचेंज रेट्स बताने होते तो फिर हम
स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर हो सकता है आप इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको करना चाहिए कि एक और पेज बना लें जिसमें सारे एक्सचेंज रेट्स नज़र आ रहे हैं। एक कैलकुलेटर हो जाएगा और एक एक्सचेंज रेट्स हो जाएंगे कि आज के एक्सचेंज रेट्स क्या है। ठीक है, तो उसमें आप स्टैंडर्ड एपीआई कॉल करके यूएसडी से बाकी सारी करेंसीज का एक्सचेंज रेट बता सकते हैं। बैक टू पेयर, इसमें कंटिन्यू करते हैं। यू विल नीड टू चूज योर बेस करेंसी एंड टारगेट करेंसी यूड लाइक द एक्सचेंज रेट फॉर। ठीक है, फिर आपको मिनिमल जेसन रिस्पॉन्स मिल जाएगा विद द एपीआई एग्जैक्टली द डेटा यू नीड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका एंड पॉइंट है यहाँ तक अभी इग्नोर करें, पेयर स्लैश इनकी जो स्टार्टिंग करेंसी एंड टारगेट करेंसी। ठीक है, तो यूरो से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स पे आ गई है। तो फिर क्या होगा कि इनके पास बेस कोड एंड टारगेट कोड आ गया और कन्वर्जन रेट आ गया कि यूरो से पाउंड्स में अगर कन्वर्ट करना है तो दिस इज द फैक्टर। ओके, बाकी और भी कुछ एंड पॉइंट्स हैं लेकिन वो हमारे अभी हमारे मतलब के नहीं है। अच्छा, तो अगर हम इस एंड पॉइंट को टारगेट करते हैं तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट निकल के आएगा। फिर हमें इस रिजल्ट के अंदर से कन्वर्जन रेट गेट कर लेंगे अगर, तो फिर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन विल गेट आवर वैल्यू। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट 4 के फोल्डर में लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड items.json। तो जेसन क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स देखे हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स में ये कर ली ब्रैकेट्स के अंदर ये की एंड वैल्यू पेयर्स के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जेसन भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है कि एक कर्ली ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट होता है और फिर की वैल्यू पेयर्स के अंदर आप मल्टीपल डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी ये वाली एक्सचेंज रेट एपीआई है, ये भी एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है और उसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर्स हमें दे रहा है, राइट, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम अपने items डॉट जेसन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसमें हम ऐसे करते हैं कि एक की बनाते हैं, इसकी नाम उसकी की का जो नाम है वो आईडी हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वी कैन हैव इट एज 1। ठीक है, फिर इसका एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, सेकंड की इसकी ऐड करते हैं और इसको कह लेते हैं लाइक टेक्स्ट, और इसका जो टेक्स्ट है वो कर लेंगे item1। फिर हमारे पास, अच्छा, तो ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमारे पास जेसन अरे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम आ, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको इंडेंट करके एक अरे के अंदर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक अरे आ गया, जावास्क्रिप्ट अरे, उसके अंदर हमारे पास इस वक्त एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड लिस्ट की तरह। तो ID1, 2 and 3, item2 and item3। तो अब क्या हो गया, हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट अरे है, उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, object1, object2 and object3। सही है, अब हम चलते हैं अपनी, इसको सेव कर देते हैं और script.js में आ जाते हैं। okay? और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम करते हैं कैलकुलेट। हमारा फंक्शन आ गया। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट का फेच फंक्शन हमने अभी जिसकी बात कर रहे थे
उसको कॉल करते हैं, तो वी कैन से फेच और पर क्योंकि एक फंक्शन है तो उसको पैरेंथेसिस से हम कॉल करते हैं। अच्छा, और पैरेंथेसिस के अंदर हम बताते हैं कि फेच करना कहाँ से है। ठीक है, तो अभी हमने items.json की फाइल बनाई है, तो इसका हम पाथ बता सकते हैं कि ये items.json में हमने करना है। तो क्योंकि एक ही फोल्डर के अंदर है तो हम डायरेक्टली इस फाइल का नाम बता सकते हैं, तो items.json। ये हो गया। अब ये जो फेच है ये एसिंक्रोनसली रन करता है। एसिंक्रोनसली क्या मतलब कि जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि जब हम इस स्क्रिप्ट को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा, तो ये फंक्शन बैकग्राउंड में रन होगा। मतलब क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट फेच रिक्वेस्ट भेज देगा इस फाइल को कि मुझे डेटा चाहिए, और फिर भूल जाएगा। ठीक है, जब डेटा आएगा तो फिर जावास्क्रिप्ट जागेगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, अब मुझे क्या करना है। ओके, तो जब यहाँ यहाँ तक क्या है कि उसने रिक्वेस्ट भेज दी कि मुझे items.json से डेटा चाहिए। ओके, हमें फिर बताना है कि जब डेटा आ जाएगा फिर क्या करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे .then, जब डेटा आ जाएगा फिर then what। ठीक है, तो then में फिर you have another, ये भी एक फंक्शन है। अच्छा यहाँ पर ये बेसिकली जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको हम कैच कर रहे हैं। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम कैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाएंगे। तो then के अंदर वी हैव अ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जाएगी जो भी हमारे फेच का रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं रिस्पॉन्स और फिर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ES6 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि इसका जो भी रिस्पॉन्स है उसको हमने एज एन आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया है। एरो फंक्शन से हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग ES6, और ये हमारा इसके अंदर जो भी हम काम करना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटेबल इसमें आ जाएगा। अच्छा, अगर हम एक सिंगल लाइन ऑफ कोड ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें इन कर्ली ब्रैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ एक कंसोल लॉग करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फंक्शन जब रन होगा तो items.json से डेटा फेच करेगा, जो भी डेटा यहाँ पर है, फिर उसका आउटपुट जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको कंसोल में लॉग कर देगा। तो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है, इसको हमने एग्जीक्यूट भी करना है। तो कैलकुलेट, अब हम इसको इंडेक्स में हमने इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ होगा script.js को। तो इसको अगर हम अब चेक करें एक्सचेंज रेट को, इंस्पेक्ट कंसोल, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आया होगा। ठीक है, items.json। यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करें। एक है हमारे पास स्टेटस 200। स्टेटस 200 का मकसद क्या है कि ये जो रिक्वेस्ट हमने भेजी थी, ये जो फेच रिक्वेस्ट हमने भेजी थी यहाँ पर, ये सक्सेसफुल है। ठीक है, मतलब ओके, स्टेटस 200 और इसका टेक्स्ट है ओके। अच्छा, इसी तरह से आपके पास और भी डिफरेंट सक्सेस स्टेटस कोड्स हो सकते हैं। कुछ कुछ सक्सेसफुल कोड्स होते हैं, कुछ नॉट सक्सेसफुल कोड्स होते हैं। तो 200 इज़ अ ओके सक्सेस। फिर आपके पास हो सकता है कि 201 कोड आ सकता है आपके पास। इसका क्या मतलब होगा कि आपका आपके पास आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुल थी, और जो सर्वर है जहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजी थी उसके अंदर कुछ एडिशनली क्रिएट भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम सिर्फ
फेच कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं डेटा, वहाँ वापस कुछ भेज नहीं रहे वहाँ पर, तो हम हमारे पास 200 ही आएगा। लेकिन फर्ज करें हम अगर डेटा भेज रहे होते हैं कि एक्सचेंज रेट को अपडेट करो, एक्सचेंज रेट बदल गया है, तो फिर हम 201 कोड हमें मिलता है कि डेटा अपडेट हो गया सर्वर पर। फिर आपके पास 300 सीरीज के कोड्स हो सकते हैं जिसमें रीडायरेक्ट का उसमें मतलब होता है कि आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा डिफरेंट पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल। फिर 400 स्टेटस एरर्स होते हैं जिसमें यूज़र एरर्स होते हैं, और फिर 500 एरर्स होते हैं जिसमें सर्वर साइड के एरर्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर कोड्स होते हैं, वो हम आगे चल के जैसे टाइम बढ़ेगा यू कैन लर्न मोर अबाउट दैम। fetch function doesn't need a trigger। हमने कॉल किया है ना इसको यहाँ पे कैलकुलेट। सी शार्प या किसी और लैंग्वेज में हूँ तो उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं JS में। किस तरह से, यू मीन API को? अगर API सी शार्प वगैरह में बनी है तो यस यू कैन इंटीग्रेट इट, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो जेसन के थ्रू हो रही होगी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमने डेटा देखा है, ये वाला जो रिस्पॉन्स है, इसमें हमारा एक्चुअल डेटा नहीं है। ठीक है, हमें जो एक्चुअल हमारा डेटा है उसके लिए हमें थोड़ा सा और अपडेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको यहाँ पर ले आते हैं। इसको थोड़ा सा हमें अपडेट करना है। इंस्टेड ऑफ console log, यहाँ पर हमें जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें क्या करना है, इस रिस्पांस को जेसन से हमने पार्स करना है। ठीक है, तो ये अब जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और फिर हम एक बार और डॉट देन करेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता क्या है, इसको हम कहते हैं प्रॉमिस। जब हम फैच करते हैं तो ये प्रॉमिस करता है कि आई प्रॉमिस कि मैं इसका रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो हम उसको फिर कहते हैं अच्छा, जब प्रॉमिस का जब जवाब आएगा तो हम फिर ये रन करेंगे। तो इसी तरह से जब हम रिजल्ट डॉट जेसन करेंगे तो ये भी कह रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो नाउ अगेन हम कह रहे हैं कि ओके, जब ये जवाब देगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका जो जवाब होगा वो हमारा डेटा होगा। ठीक है, डेटा को फिर हम कर देंगे लॉग। ओके, तो दो स्टेप्स हैं। पहले हम फैच कर रहे हैं, ये प्रॉमिस करता है कि मैं डेटा भेजूंगा कुछ, तो हम उस प्रॉमिस को कैच करते हैं यहाँ पर डॉट देन से। फिर कहते हैं जो डेटा आएगा उसको हम इस तरह से डील करेंगे। ठीक है, कि उसको हम डॉट जेसन से पार्स करेंगे। फिर हम ये भी कहता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं डेटा भेजूंगा, कुछ जो भी एक्शन परफॉर्म करके मैं डेटा और कुछ वापस भेजूँ। फिर हम कहते हैं ओके, इसका जब जवाब आएगा तो फिर हमने क्या करना है, हमने उसको लॉग में डिस्प्ले करा। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे अगर, तो अब हमारे पास जो हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स थे वो आ गए। तो यहाँ पे आप पहले स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इट्स एन अरे, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और फिर उसके अंदर वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स 1 2 एंड 3। फिर ये 0 1 एंड 2 हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट में काउंटिंग 0 से शुरू होती है। तो ID इज़ 1, टेक्स्ट आइटम 1, तो ये सारा कंटेंट वही है जो हमारी items डॉट जेसन के अंदर था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फेच यूज़ करके डेटा को गेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जब डेटा आ गया, इसको हम जैसे भी चाहें हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा पेज है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग दिस कंटेंट। वो कैसे कि स्क्रिप्ट में
हमारे पास डेटा आ गया। डेटा को लेके इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉग हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन डू समथिंग लाइक दिस कि document dot body dot inner HTML equals data 0 dot text। अब क्या होगा कि जो हमारा इन आइटम्स डॉट जेसन है उसका जो 0 इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट है उसका टेक्स्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं विद द फुल बॉडी का जो भी इनर HTML। तो जो भी हमारा UI आ रहा था उसकी जगह पर अब क्या आएगा, आइटम 1। देयर यू गो। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि हम किस तरह से फेच को यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोकल यूज़ कर रहे हैं हम, एक फाइल जो हमारे पास ही है उसमें से डेटा फेच कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, इसको बंद कर देता है। राइट, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज बल्कि मैं इसको पहले कमिट कर देता हूँ ताकि आप कमिट हिस्ट्री में से इसको निकाल सकते हैं। fetch with fetch from local file। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने फेच करना है लेकिन API से। ठीक है, तो अब हमें अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करना है ताकि हम API से डेटा गेट कर सकें। तो सबसे पहले हम जो हमारे डॉम एलिमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है ताकि हम उसको मैनिपुलेट कर सकें और कुछ इवेंट्स ऐड कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट देयर। कांस्टेंट हमारे पास जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर we have a few different things। हमारे पास करेंसी, बल्कि पेज को देख लें तो ज़्यादा इजी होगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। एक करेंसी 1 सेलेक्टर, करेंसी 1 अमाउंट, करेंसी 2 सेलेक्टर, करेंसी 2 अमाउंट और हमारा ये स्वैप बटन। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो करेंसी एलिमेंट 1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इसका नाम है करेंसी 1। फिर कांस्टेंट अमाउंट एलिमेंट अमाउंट करेंसी 1, या इसको सिर्फ करेंसी 1 कर देते हैं ना, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अमाउंट करेंसी 1 इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इसका क्या नाम रखा था हमने, अमाउंट 1। नेक्स्ट इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। तो दिस विल बी करेंसी 2 एंड अमाउंट करेंसी 2 और फिर ये 2 हो जाएंगे। आई थिंक फॉर्म कर लेते हैं करेंसी 2 एंड अमाउंट। इसके अलावा हमारे पास ये स्वैप बटन है, तो ID स्वैप एंड देन कन्वर्जन रेट जो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा विद ID रेट। ओके, तो const rate equals document dot get element by ID rate ही था ना, yep, and then swap const swap equals document dot get element by ID swap। okay, तो ये हमारे DOM एलिमेंट्स हो गए।
नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हमें कर देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि फेच एक्सचेंज रेट्स एंड अपडेट द डॉट। ठीक है, तो हमें एपीआई से एक्सचेंज रेट्स फेच करना है और फिर उसको यूज़ करके जो हमारा यूआई है वो अपडेट करना है। राइट, तो यहाँ पर फिर से हम फंक्शन बना लेते हैं कैलकुलेट, और जब पेज लोड होगा तो हम कैलकुलेट फंक्शन को रन करें। execute calculate function on page load। okay। अच्छा, यहाँ पर अभी हम कुछ कर नहीं रहे, अभी इसके ऊपर वापस आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें कुछ इवेंट लिसनर्स चाहिए। ठीक है, चलो पहला इवेंट लिसनर हम बनाएंगे जो ये वाली ड्रॉप डाउन के ऊपर, कि अगर हम चेंज करते हैं इसको टू एनी अदर करेंसी तो हमें पता होना चाहिए, और फिर हमें इसको एपीआई कॉल हमें नई फाइल करनी होगी। तो करेंसी 1 के ऊपर हमें इवेंट लिसनर चाहिए, ऐड इवेंट लिसनर, और ये होगा चेंज के ऊपर, चेंज इवेंट होगा क्योंकि ड्रॉप डाउन है, और फिर जब ये चेंज होगा तो हमें फंक्शन रन करना है, हम ये कैलकुलेट फंक्शन रन करना है। recalculate exchange rate when currency 1 changes। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अगर हमारी अमाउंट चेंज होती है तो हमें फिर से रिकैलकुलेट करना होगा। तो अमाउंट करेंसी 1 के ऊपर इवेंट लिसनर चाहिए। यहाँ पर क्योंकि ये इनपुट फील्ड है तो यहाँ पे चेंज इवेंट नहीं चलेगा, यहाँ पर इवेंट होगा इनपुट, कि जब भी हम इसके अंदर कुछ भी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये ट्रिगर होगा और हमें कैलकुलेट फंक्शन में अगेन रन करना। recalculate exchange amount when currency 1 amount changes। इसी तरह से इन दोनों को अगर हम कॉपी कर लें, जब करेंसी 2 चेंज होगी और जब करेंसी 2 की अमाउंट चेंज होगी तो भी हमें अपडेट करना है। तो करेंसी 2 एंड अमाउंट करेंसी 2 के ऊपर, तो ये 4 हमारे इवेंट लिसनर्स हो गए। करेंसी 1 चेंज होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे दोबारा से, करेंसी 1 की अमाउंट में अगर कोई भी इनपुट चेंज होता है तो हम रिकैलकुलेट करेंगे। करेंसी 2 अगर चेंज होती है ड्रॉप डाउन से तो फिर भी रिकैलकुलेट होगा, और अगर करेंसी 2 की अमाउंट में अगर कुछ चेंज होता है तो भी हम इसको रिकैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसको मेक श्योर करने के लिए कि ये चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक मैसेज डाल देते हैं सक्सेस। तो अब हम इसको देखते हैं कि सक्सेस पहले आ गया क्योंकि जब पेज लोड हो रहा है तो उस वक्त भी हम एक बार इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली बार जो सक्सेस आ रहा है ये आ रहा है क्योंकि पेज लोड हो गया और फंक्शन एक बार रन हो गया। ओके, अगर अब हम इसको चेंज करते हैं यूएसडी से यूके में तो अगेन सक्सेस आ गया बिकॉज चेंज के ऊपर कैलकुलेट फंक्शन रन हुआ। अगर हम इसको 1 की जगह यहाँ पे 10 करते हैं तो इट विल, जो भी हम अगर चेंज करते हैं
तो ये हमारा सक्सेस का काउंटर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स गुड, हर चेंज के ऊपर रिकैलकुलेट हो रहा है, ओके। फिर करेंसी 2 अगर हम चेंज करते हैं तो फिर भी इट्स चेंजिंग, राइट। इट्स 28 नाउ, दोबारा पाकिस्तान करेंगे इट बी 29, ठीक है। तो ये भी काम कर रहा है। एंड देन करेंसी 2 अमाउंट में अगर हम कुछ इनपुट करते हैं तो भी हमारा अमाउंट चेंज हो रहा है, तो ठीक हो गया ये। तो ये सारे इवेंट लिस्नर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम कैलकुलेट फंक्शन पे काम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी जो हमारी ड्रॉप डाउन्स हैं, करेंसी 1 एंड करेंसी 2, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो HTML में जो वैल्यू है उसमें हमारा कोड है, तो वो कोड हमें चाहिए सबसे पहले। तो पहले हम एक बनाते हैं करेंसी 1 के नाम से कर लेते हैं। इसमें हमारा या इसको करेंसी 1 कोड कर देते हैं। इसमें क्या होगा, करेंसी 1 डॉट वैल्यू, और इसी तरह से करेंसी 2 कोड, ये करेंसी 2 डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, गेट द करेंसी कोड फॉर करेंसी 1 एंड 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको लॉग कर देते हैं, लॉग करेंसी 1 कोड, करेंसी 2 कोड, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कोड्स आ गए। करेंसी 1 इज USD एंड करेंसी 2 इज PKR। अगर हम इसको चेंज करते हैं टर्की, तो टर्किश एंड पाकिस्तानी, ओके। अब हमने क्या करना है कि हमें API को कॉल करना है। तो API कॉल करने के लिए वी नीड टू डू फेच, ठीक है। सबसे पहले फेच के अंदर अब हमने बताना है कि हमने जो हमारी API है उसको कॉल करना है, राइट। एक सेकेंड, ओके। तो अच्छा, अब हमें क्या चाहिए कि फेच के लिए, फेच को हमें बताना है कि डेटा कहाँ से लाना है। लास्ट टाइम अभी हमने जो प्रैक्टिस की थी तो हमने ये items.json का फाइल नेम बता दिया था क्योंकि लोकल था। लेकिन अब हम जो हमारी ये वाली API एंड पॉइंट है, इसको इसको हमें ऐड करना है, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स पे जाते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें की ज़रूरत होगी, तो आई थिंक गेट फ्री की, मेरा शायद अकाउंट है इसमें, ओके। तो ये मेरा अकाउंट है एक। अच्छा, तो API एक्सेस, अच्छा, आप जब साइन इन हो जाएंगे तो आपको ये यूसेज भी बताएगा कि आपकी की को कितनी बार यूज़ करके कॉल्स किए हैं। तो इस महीने आई हैव मेड ओनली 1 कॉल, तो ये मेरी API की आ गई। और एग्जाम्पल रिक्वेस्ट इस तरह से हम कर सकते हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, स्टैंडर्ड API रिक्वेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ओके,
नेक्स्ट हम यहाँ पर जो भी हमने URL कॉपी किया था उसको कोड्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक बार देख लें। ये जो है हमारा एंड पॉइंट है। फिर इसको एक की ज़रूरत है कि आइडेंटिफाई कर ले कि जो यूज़र इसको कॉल कर रहा है उसके पास परमिशन है या नहीं। ठीक है, तो ये फ्री अकाउंट है हमारा, इसलिए तो इस की से एक्सचेंज रेट एपीआई को पता चल जाएगा कि मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट अवेलेबल है अभी। ठीक है, तो मेरे पास एक्सेस है। ओके, और फिर लेटेस्ट और यूएसडी से जो है ये हमारा जो स्टैंडर्ड एंड पॉइंट है, इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि लेटेस्ट और फिर जो भी करेंसी कोड आप प्रोवाइड करेंगे उसके बेस पर फिर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ये वाला सारा वाला। ओके, तो ये हमारी फैच हो गई। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ये यूएसडी जो है ये हार्ड कोड हुआ हुआ है। ये हम नहीं चाह रहे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा यूआई है यहाँ पर जो भी वैल्यू सेलेक्टेड है वो वाली वैल्यू हम गेट करें, उसका एक्सचेंज रेट गेट करें। तो यहाँ पर यूएसडी की जगह हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक्चुअली में सिंगल कोट्स की जगह इसको हम बनाएंगे टेम्पलेट लिटरल यूजिंग सिंबल, और यहाँ पर $साइन कर्ली ब्रैकेट्स करके फिर हम करेंसी 1 कोड को प्लेस कर देंगे, जिसके अंदर हम हमारा थ्री लेटर कोड आ रहा है करेंसी 1 का। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट भेजेगा जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, पहले इसका कोड लेगा, तो जो यूएसडी हम कंसोल लॉग में आ रहा था वो गेट करेगा, उसको प्लेस करेगा इस यूआरएल के साथ और फिर फेच कर। ठीक है, तो ये हमारी फेच रिक्वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, फेच क्या करेगा, ये बोलेगा कि आई प्रॉमिस यू मैं कुछ डेटा वापस भेजूंगा। ओके, तो फिर हमें क्या करना है कि वी नीड टू डू अ कैच डॉट देन। ठीक है, कि ये जब रिस्पांस आएगा इस फेच रिक्वेस्ट का तो फिर हमें क्या करना है, तो हम उस रिस्पांस को लेंगे और उसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, रिस्पांस डॉट जेसन। ओके, और अगेन रिस्पांस डॉट जेसन कहेगा कि मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ डेटा भेजूंगा, एंड देन अगेन हम कहते हैं कि ओके, फिर डॉट देन हम कैच करेंगे उस रिस्पांस को। उस रिस्पांस में जब जब जेसन में आ जाएगा ये, तो उसमें हमारा डेटा होगा, तो देन वी कैन कॉल इट डेटा। और फिर हम इसका क्या करेंगे कि फ़िलहाल इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं डेटा। ठीक है, तो लेट्स चेक कि अगर हमारे पास डेटा आया। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा आ गया फ्रॉम एक्सचेंज रेट एपीआई। ठीक है, तो हमने यूएसडी का डेटा मांगा, तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट्स के अंदर सारी करेंसीज के कन्वर्जन रेट्स आ गए। ठीक है, इसके अंदर PKR का भी रेट ये रहा, तो राइट नाउ $1 इज इक्वल टू 153.3087 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हम क्या करें, तो ये हमने फेच कर दिया, राइट। यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, send request to exchange rate API for conversion rates for currency 1। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास आ गए सारे रेट्स, जितने भी करेंसीज हैं सब आ गए।
अब हम अगर चाह रहे हैं कि एक सेकेंड, इसमें मैं एक चीज़ मेक श्योर करना चाह रहा हूँ। पेयर कन्वर्जन, पेयर कन्वर्जन हमें फ्री वाले में मिलती है या नहीं, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। तो पेयर स्लैश, तो लेट्स डू इंस्टेड ऑफ लेटेस्ट इसको कर देंगे पेयर करेंसी 1 एंड देन करेंसी 2 कोड। चेक करते हैं लॉग में, टारगेट कोड PKR, ओके, कन्वर्जन रेट पे आ गया। तो बेस कोड USD, टारगेट कोड PKR। अगर अब हम इसको चेंज करते हैं पाकिस्तानी रुपी टू, लेट्स सपोज कि हम जा रहे हैं इस्तांबुल घूमने, तो टर्की। तो आप देख रहे हैं कि हर बार हम जब चेंज कर रहे हैं तो ये अगेन API कॉल करता है। तो पहला हमारा था USD टू PKR, हमने करेंसी 1 को चेंज किया टू पाकिस्तान, तो ये हो गया PKR टू PKR, कन्वर्जन रेट इज़ 1। और फिर अगर हमने करेंसी 2 को चेंज कर दिया टू टर्किश, तो ये टारगेट कोड इज़ नाउ टर्किश, ठीक है, और फिर कन्वर्जन रेट आ गया। okay. अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम जो कन्वर्जन रेट है इसमें से कन्वर्जन रेट को गेट करते हैं। ये वाला जो कन्वर्जन रेट है हमें ये चाहिए। तो बेसिकली ये डेटा के अंदर कन्वर्जन रेट है जो हमें चाहिए। तो वी कैन डू यहाँ पर get the conversion rate from currency 1 to currency 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि const rate equals data dot conversion, क्या नाम था इसका, conversion underscore rate, conversion underscore rate, ठीक है। तो डेटा के अंदर we have conversion underscore rate। तो ये हो गया। और फिर हम इसको जो हमारा रेट एलिमेंट था ये वाला, इसके अंदर रेट इसको कर देते हैं, कन्वर्जन रेट कर देते हैं क्योंकि सेम नहीं हो सकता। अपडेट द DOM टू डिस्प्ले द कन्वर्जन रेट, ठीक है। तो DOM को कैसे अपडेट करेंगे कि ये जो रेट है ये हमारा DOM एलिमेंट है, इसके इनर टेक्स्ट को अपडेट कर देंगे यूजिंग कन्वर्जन रेट। Data is not defined। इसको मुझे सॉरी ये यहाँ पर तो अब हमारे पास कन्वर्जन रेट आ गया, इसको हमने कन्वर्जन रेट में सेव कर दिया। फिर हम कन्वर्जन रेट को यूज़ करके इनर टेक्स्ट को अपडेट कर रहे हैं। लेट्स ट्राई नाउ।
conversion rate is not defined. yes, क्योंकि ये वाला भी हमें इधर करना होगा. ओके, तो आपको ये अब कन्वर्जन रेट नज़र आ रहा है. ठीक है. इसको थोड़ा सा बेहतर डिस्प्ले करने के लिए, ताकि समझ आए कि ये है क्या, हम क्या कर सकते हैं कि कन्वर्जन रेट को कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट लिटरल बना के इस तरह कर सकते हैं कि 1 करेंसी कोड 1 इज इक्वल टू कन्वर्जन रेट, और फिर इसके साथ आ जाएगा करेंसी कोड 2. तो 1 USD इक्वल्स 153 EKR. ठीक है. तो ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हो गई इसकी टेक्स्ट की. स्टाइल शीट को मैं अब नहीं कर रहा बिकॉज वी रियली डोंट हैव टाइम. इसको आप लोग कर सकते हैं आई थिंक. ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना है हमने कि ये वाला जो अमाउंट है करेंसी 2 का, इसको हमें अपडेट करना है यूजिंग करेंसी 1 अमाउंट एंड कन्वर्जन रेट. ठीक है. तो हमें क्या करना है कि हमने इसकी वैल्यू अपडेट करनी है बाय मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस, राइट. क्योंकि अगर हमें पता करना है कि $1 कितने रुपीस का है, तो हम $1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 153, राइट, जो भी कन्वर्जन रेट है. ओके, तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि अपडेट दी करेंसी 2. ठीक है. इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो करेंसी 2 है, अमाउंट करेंसी 2, इसको ऐड करेंगे, फिर इसकी वैल्यू को असाइन करेंगे यूजिंग अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है, अमाउंट 1 की जो वैल्यू है, अमाउंट करेंसी 1 डॉट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेट. ठीक है. तो अब क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगी करेंसी 2 की, वो अपडेट हो जाएगी बाय दिस कन्वर्जन रेट. तो $1 इज इक्वल टू 153. अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो जो भी हम अमाउंट लिखेंगे इट विल शो अप. तो अगर हम $1000 कन्वर्ट करेंगे तो ये 153,000. ओके. अब नोटिस करें कि ये इतने सारे डेसिमल्स आ रहे हैं. तो हम इसको अगर राउंड करना चाहें, नॉर्मली करेंसीज में 2 डेसिमल स्पेसेस होता है, राइट. इसके आगे क्या है वो काउंट नहीं होता हियर. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स कर देते हैं. तो इसके लिए व्हाट विल डू इज इसको पूरे को पेरेंथेसिस में लाएंगे, और फिर इसका जो भी आंसर है उसको कर देंगे डॉट टू फिक्स्ड. एंड देन टू फिक्स्ड में क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं आपको रखने हैं, उसका फिगर बता दें. तो 2 अगर हमें चाहिए तो 2 फिक्स्ड पेरेंथेसिस 2. तो अब हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, राइट. एंड अब जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल ओनली हैव 2 डेसिमल्स, ताकि ये इसकी अपीयरेंस अब ठीक रहेगी. अच्छा, तो अब हमारा एक्सचेंज रेट का जो फंक्शनैलिटी का काम था वो अब चल रहा है. ठीक है. अब हमारा रहता है जो स्वैप वाला फंक्शन है, कि जब हम स्वैप करें तो पाकिस्तान ऊपर आ जाए और यूनाइटेड स्टेट्स नीचे आ जाए, और फिर इसकी अमाउंट्स भी फ्लिप हो जाए.
तो अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें एक और इवेंट लिस्नर चाहिए। अच्छा, अब इवेंट लिस्नर चाहिए हमें इस बटन के क्लिक के ऊपर। ठीक है, जब स्वैप पे क्लिक होगा तो फिर हमें क्या करना है, तो स्वैप हमारे डॉम एलिमेंट है, तो स्वैप डॉट एड इवेंट लिस्नर ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना देते हैं। जब क्लिक होगा स्वैप बटन के ऊपर तो हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों वैल्यूज़ को स्विच करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक हम टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करें, तो लाइक कांस्टेंट टेम्प इक्वल्स, और जो करेंसी 1 है, करेंसी 1 उसकी वैल्यू को सेव कर दें टेम्प के अंदर। ठीक है, फिर हम क्या करें कि करेंसी 1 को अपडेट कर दें यूजिंग करेंसी 2। तो करेंसी 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स करेंसी 2 डॉट वैल्यू। यहाँ पे मैं कमेंट्स save value of currency 1 code to temp variable, copy currency 2 code to currency 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम इसको चेक करेंगे तो जब स्वैप पे क्लिक होगा तो पाकिस्तान की वैल्यू ऊपर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अभी ये रिप्लेस नहीं हुआ है, राइट, क्योंकि हमने सिर्फ करेंसी 1 को अपडेट किया है। जब करेंसी 2 को अपडेट करने के लिए कॉपी temp copy currency 1 code from temp variable to currency 2। हमने करेंसी 1 का कोड टेम्प वेरिएबल में सेव कर दिया था, तो अब करेंसी 2 की वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम टेम्प को यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्प को हमें डॉट वैल्यू नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यू है। ठीक है, तो अब अगर हम स्वैप करेंगे तो पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, एंड इसको हम अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हैं। ओके, अच्छा फिर हम क्या करेंगे कि जब ये स्वैप हो जाएगा तो इवेंचुअली जब सब हो जाएगा, recalculate exchange rate after swap, राइट। तो फिर यहाँ पर हमें सिर्फ कैलकुलेट फंक्शन रन करना, सेव। ओके, तो अभी एक्सचेंज रेट इज़ 153। अगर हम इसको अब स्वैप कर देंगे तो कंट्री स्विच हो जाएंगी एंड देन एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान रुपीज़ से जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल हैव अ ऑपोजिट रेट, राइट। तो नाउ यू कैन हैव, अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं रुपीज़ से डॉलर में, और फिर अगर आप स्वैप कर देंगे तो देन इट स्विचेस। ठीक है, तो दैट्स इट आई थिंक। हमने क्या किया है कि हमने एक API को यूज़ किया है, हमने फेच किया है इस API से, कन्वर्जन रेट फेच किया है यूजिंग करेंसी कोड 1 and 2। ठीक है, तो हमने एक्सचेंज रेट API में पेयर कन्वर्जन API हमने यूज़ किया है। फॉर प्रैक्टिस
आपका असाइनमेंट ये है कि आप इस पेज के साथ साथ, ये तो आपने बनाना ही है, इसके साथ आपने एक और पेज बनाना है, कहीं पे भी लिंक डाल सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि एक्सचेंज रेट स्टैंडर्ड रिस्पांस एंड पॉइंट यूज़ करके आपने जो भी सेलेक्टेड करेंसी है, उसमें क्या होगा कि आपके पास सेकंड पेज पे दो करेंसीज नहीं होंगी, सिर्फ एक करेंसी होगी। और उसमें आपने क्या करना है कि एपीआई सेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, जैसे ये है यूएसडी, और आपने जितने भी कन्वर्जन रेट्स हैं ये सारे डिस्प्ले कराने हैं ऑन दैट पेज, ऑन द सेकंड पेज। एक सेकेंड। कैन वी ऐड कॉमर्स इन अमाउंट्स वी डिस्प्ले? इसके लिए आपको कोई रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना होगा। uh, बल्कि आई थिंक आप ये भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे करें, const currency number format equals new international dot number format, और फिर करेंसी करेंसी नंबर फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, और फिर यहाँ पर नंबर आ जाएगा ये वाला, दैट ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा करेंसी नंबर फॉर्मेट। आई थिंक होपफुली ये चले। or not. Expect, so out of range। ओके, तो फिर ये मसला है। constant amount to equals ओके, ये नहीं चल रहा। oh, international number format en US,
फिर अमाउंट टू फॉर्मेट अमाउंट भी गड़बड़ है करेंसी नंबर फॉर्मेट तो हमारे पास एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं करेंसी नंबर फॉर्मेट न्यू इंटरनेशनल नंबर फॉर्मेट EN US फिर जो हमारा अमाउंट है वो आ गया यहाँ पर फिर करेंसी नंबर फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट अमाउंट वन ओके कॉमा तो आ रहा है बट आर्स क्यों नहीं हो सकता out of range why pound to dollar conversion मैंने उसका क्या मतलब है सर सर पाउंड टू डॉलर कन्वर्जन बताएगा पाउंड आई मीन उसमें तो आ गया ना आपने सिर्फ पाउंड टू डॉलर करना होगा तो इट बी USD ये कॉमा वाला मसला हो रहा है इसको कैसे हल करें एक नंबर है फिर ये क्या कर रहा है कि नंबर फॉर्मेट हाँ ये भी अच्छा तरीका है ये क्यों नहीं किया Let's try that okay so new international number EN US style currency will be currency to code currency to code dot format और जो नंबर है
that will just be this. Check. हो गया. Okay. So I guess पहले इसको मुझे किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा. Constant amount 2 कर देते हैं. Formatting currency to amount. Updating down. ये चक्कर है. लग रहा है ये इनपुट का कुछ मसला है, क्योंकि अगर इसको मैं लॉक करता हूँ फिर चल जाता है. टेक्स्ट ये चक्कर होगा आई थिंक. होल्ड ऑन. टाइप टेक्स्ट. Here we go. तो ये हमारा हो गया काम. ठीक है, तो ये कन्वर्जन रेट हमारा हो गया. एनी मोर क्वेश्चंस? जो भी किया वो एक्सप्लेन कर दूं. बेसिकली हम चाह रहे थे कि जो नंबर है उसको हम फॉर्मेट कर दें विद कॉमर्स. तो ये एक जावास्क्रिप्ट में कोई इट्स वन ऑफ द न्यू फॉर्मेट्स फॉर नंबरिंग फॉर करेंसीज. तो इंटरनेशनल डॉट नंबर फॉर्मेट, इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ अवेलेबल है. स्टैंडर्ड बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स इंटरनेशनल नंबर फॉर्मेट. ठीक है, तो इनेबल्स लैंग्वेज सेंसिटिव नंबर फॉर्मेटिंग. तो आई थिंक काफ़ी सिंपल है. आपके पास एक नंबर है जो भी, तो ये नंबर हमारा क्या है, जो अमाउंट हमारा ये है करेंसी वन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट टू फिक्स्ड. ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट बन रहा था उसको हमने क्या किया कि इस वाले फॉर्मेट में हम ले आए, इंटरनेशनल नंबर फॉर्मेट. हमने लैंग्वेज बताई कि इंग्लिश यूएस है. स्टाइल करेंसी, करेंसी यूएसडी बताया हमने. और जो नंबर की जगह हमने जो हमारी कैलकुलेशन है वो प्रोवाइड कर दी. तो देन इट वर्क्स. ठीक है. कन्वर्जन अंडरस्कोर रेट. कन्वर्जन, हाँ अच्छा देखें, जो एपीआई है उसके अंदर जब हम एपीआई कॉल करते हैं, अभी हमने किया है पेयर कन्वर्जन, राइट. तो पेयर कन्वर्जन के अंदर
जब आप एक्सेस करते हैं, कॉल करते हैं, तो आपको ये वाला रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। अच्छा, चाहें तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, लॉग डेटा। ओके, तो हमारा जो कंसोल आएगा उसमें अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है जो हमारा डेटा का ऑब्जेक्ट है। डेटा के अंदर हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, बेस कोड, कन्वर्जन रेट, आपको ये चाहिए। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप कर सकते हैं डेटा डॉट कन्वर्जन रेट, जो इसका नाम है, की की का जो भी नाम है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लॉग करेंगे तो कन्वर्जन रेट की वैल्यू आ जाए, ठीक है। हाउ टू अपडेट जेसन, आप अपडेट क्यों करना चाहेंगे? वो एपीआई का डेटा है, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर प्रोजेक्ट 4। अब आपने क्या करना है कि इसमें वैसे तो और भी आइडियाज़ हो सकते हैं आपके पास। जस्ट फॉर स्टार्टर्स, ये एक पेज हो जाएगा आपका जिसमें वन करेंसी टू सेकंड करेंसी आप कन्वर्ट कर रहे हैं। एक और पेज मैं चाह रहा हूँ आप बनाएं जिसमें ये वाली स्टैंडर्ड एपीआई को आप कॉल करेंगे, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स एपीआई को, ठीक है। तो जो भी करेंसी वन है फॉर एग्जांपल, आपने अब दूसरे पेज के ऊपर ये वाला सेक्शन नहीं ऐड करना, सिर्फ करेंसी वन आपको चाहिए कि कौन सी करेंसी के आपको कन्वर्जन रेट्स चाहिए, ठीक है। तो वो ड्रॉप डाउन आपके पास होगी। ड्रॉप डाउन पे आप जब भी जो भी करेंसी सेलेक्ट करें तो उसकी बेसिस पर एपीआई कॉल हो, और ये स्टैंडर्ड रिस्पांस एपीआई कॉल हो, और आपके पास ये वाला पूरा रिस्पांस आएगा। आप उसको एपीआई फैच करके रिस्पांस और फिर जेसन में कन्वर्ट करके डेटा को एक्सेस करें, और फिर आपके पास ये जितने भी कन्वर्जन रेट्स हैं ये आप यूआई में यहाँ पर शो करें नीचे कहीं पर, ठीक है। तो ये आपका साइन। इस वक्त आपकी सारी करेंसीज चल रही होंगी बिल्कुल। कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लें, राइट, सऊदी टू पाकिस्तान। आई गेस इसको स्वैप कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो, बल्कि नहीं, ये ज़्यादा सही होता है। एक रियाल, सऊदी रियाल 40 रुपये। फिर और कौन से फेमस करेंसीज हैं? कुवैत 511 माशाल्लाह। ये चेक करते हैं, 46 चलें, नॉट बैड। यूरो 186, चाइना 23। ये लोग जान करके अपनी करेंसी नीचे रखते हैं। यस, अमाउंट भी जो भी आप अपडेट करेंगे इट विल वर्क। ठीक है, तो खैर इस पे अब आप लोग प्रैक्टिस करें, डू द सेकंड असाइनमेंट, और दैट्स इट। शो जेसन फाइल, जेसन फाइल से क्या करना है? वो तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, जस्ट टू एक्सप्लेन जेसन। ये यूज़ नहीं हो रही है, हमने शुरुआत में यूज़ की थी जस्ट टू एक्सप्लेन।
नहीं खबर, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखें, इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन है। ये सिर्फ मैंने जेसन ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर समझाने के लिए और लोकल जेसन फाइल को इंपोर्ट करने के लिए बनाई थी। वी कैन डिलीट दिस। ठीक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी एप्लीकेशन से, ये अभी भी सब काम करेगा। ठीक है, नो, result.json इज नॉट अ फाइल। देखें, अब मैं समझा देता हूँ इसको एक बार फिर से ताकि क्लियर हो जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। वी हैव सेंट अ एंड पॉइंट। इस URL पे जाकर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें डेटा चाहिए। ठीक है, इस इस फेच रिक्वेस्ट पे क्या होगा कि हम ये वाली कहाँ है, पेयर कन्वर्जन एंड पॉइंट पे हम जा रहे हैं बिकॉज इट्स, हम इस एंड पॉइंट पे गए हैं, राइट। pair/currency1/currency2। ठीक है, तो इस एंड पॉइंट पे गए तो हमें ये रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि इस जब भी फैच करते हैं तो इसका ये प्रॉमिस होता है, इसके पास रिजल्ट आता है थोड़ी देर के बाद, फौरन नहीं आता। तो यहाँ पर हम उस प्रॉमिस को कैच कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मैंने अपने अपने पास से इसको बना लिया रिस्पॉन्स, राइट। ये स्टैंडर्ड ये यूज हो रहा था, इसको आप एक्स भी कर सकते हैं, दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज यू कंसिस्टेंट। ठीक है, इट्स जस्ट अ वेरिएबल। रिस्पॉन्स को हम ले रहे हैं जो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, और उसको फिर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू जेसन। ठीक है, फिर जब वो जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, जेसन में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो भी जिस फाइल में मैंने डिलीट किया उस स्ट्रक्चर में पहले कन्वर्ट करेगा, फिर हम उसके अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकेंगे और ये सारा काम कर सकेंगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। हाँ, ब्राउन भी कर सकते हैं। राइट, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। विल स्टार्ट ऑन प्रोजेक्ट 5। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।